नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीआईसी लेक्चरर मॉक टेस्ट 4 में। और 3 मॉक टेस्ट जो हम कर चुके हैं उसी के क्रम में यह चौथा मॉक टेस्ट है। इसमें भी सभी सब्जेक्ट के जो आपके सिलेबस में है उनके प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। 40 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पेपर आपका होना है। तो आप सही से इसका उत्तर दीजिए और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करिए और देखिए कितना स्कोर आपका इसमें होता है। भूपर्वटी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? यह पहला प्रश्न है। लौह, एल्युमिनियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको जो पता होता है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जैसे ऑक्सीजन है, उसके बाद में सिलिकॉन है, वो यहाँ पर नहीं दिया है और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें एल्युमिनियम विकल्प दिया हुआ है। तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? आप इसका उत्तर इस तरीके से देंगे जो इनमें से सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। एल्युमिनियम वैसे तीसरे स्थान पर है लेकिन इन विकल्पों में से सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, मोपला किसान संघर्ष कहां हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मालाबार में। मोपला संघर्ष मालाबार क्षेत्र में हुआ और इसका सन आपसे पूछा जाता है 1921, है ना। एक कृषक संघर्ष था। इसका मुख्य कारण कृषिजन्य था, यानी कि कृषक से रिलेटेड था। और केरल के मालाबार में काश्तकारों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ये इसका पूरा ये जो संघर्ष हुआ था, इसमें हुआ क्या था? काश्तकारों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मालाबार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायण किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? यानी कि किसके शासनकाल में सायण थे? वेदों के टीकाकार थे और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विजयनगर के जो राजा थे, किंग ऑफ विजयनगर, उनके समय में सायण थे और वेदों के प्रख्यात टीकाकार थे। दक्षिणी राजवंश जो था, विजयनगर साम्राज्य जो था, वहां पर बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय उनके शासनकाल के अधीन ये फले फूले। तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विजयनगर राजा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? अरावली, आर्कियन, कडप्पा और विंध्यन, ये दिया हुआ है और इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्कियन सबसे प्राचीन है। आर्कियन चट्टानों का निर्माण लगभग 120 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ था। भारत में इन चट्टानों का विस्तार कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्कियन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अंतरराज्यीय जो परिषद है, अंतरराज्य परिषद है, इसके संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? और इसका सही उत्तर है आर्टिकल 263। अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि उसे ये प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी तो वो अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण करके और ऐसा निर्माण करता है और संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना वो राष्ट्रपति करता है। यानी कि ये आर्टिकल में 263 जो आर्टिकल है उसमें दिया गया है। तो आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263, ये सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किस चीज से? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और अनुच्छेद 249 आप देखेंगे तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से ये संबंधित है। राज्य सूची के विषय में जो संसद की विधायी शक्ति है उससे रिलेटेड है अनुच्छेद 249। तो राज्य सूची के विषय में जो संसद की विधायी शक्ति है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है कितनी आयु? 18 वर्ष के जब आप होते हैं तो आप वोट दे सकते हैं, मत का प्रयोग कर सकते हैं अपने। लेकिन आप पंचायत चुनाव किस उम्र में लड़ सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 वर्ष की आयु में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 243 चा है, 243 चा 1 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो चुनाव लड़ सकता है, पंचायत वाला चुनाव। तो ये 243 चा 1 भी याद रखिएगा क्योंकि अब अनुच्छेद में अंदर पार्ट भी पूछे जाने लगे हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव या इनमें से कोई नहीं? जो राज्य का फाइनेंशियल अकाउंट्स है उस पर
जो केंद्र के साथ साथ राज्यों के अधीन जो भी वित्तीय नियंत्रण होता है, वित्तीय लेखा होता है, उस पर भारत का जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, कैग जो है, वही नियंत्रण रखता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव नहीं रखते हैं, कैग ही रखते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करवाता है? कौन करवाएगा? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत का राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और संबंधित राज्य के वर्तमान राज्यपाल। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये प्रश्न पूछा जाए आपसे, तो देखिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में से क्या पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 159 में वर्णित है कि राज्यपाल जो होता है किसी भी स्टेट का, वह अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, शपथ लेगा या शपथ प्रतिज्ञान करेगा। जो भी शब्द इसमें प्रयुक्त आपके सामने किया जाए वो सब एक ही बात है। तो राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का जो प्रारूप है यह अनुच्छेद 159 में दिया गया है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में यह नहीं दिया गया है, यह अनुच्छेद 159 में है, यह ध्यान रखिएगा राज्यपाल वाला। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। अगला जो प्रश्न है, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? वेद त्रयी किसको बोलते हैं? किसको मिलाकर 3 चीजें इसमें होंगी, तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। वेद भारत के सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें से है, और संकलन करता इसके हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है। और नित्य तथा अपौरुषेय अगर किसी आपसे पूछा जाए कि किसको माना जाता है, तो ये वेद ही है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदी को श्रुति भी कहा जाता है। वेद जो वेद है, इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, और इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है, इन्हीं को वेद त्रयी कहा जाता है। प्रथम 3 की गणना इसमें की जाती है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद इसमें नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? और ये आप पहले भी जानते होंगे, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है जीके का। ये जैन संप्रदाय से रिलेटेड है। जैन संप्रदाय में इसको संलेखना या समाधि मरण के नाम से भी जाना जाता है। भूखे रहकर जीवन को त्याग देना, इसके अंतर्गत यही किया जाता है, भूखे रहकर जीवन को त्याग दिया जाता है। तो ये किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के बाद में तुरंत वहां पर नील विद्रोह हुआ था। 1859-60, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह कई बार पूछा गया है। सन्यासी विद्रोह भी आपसे पूछा जाता है 1763 से 1800, संथाल विद्रोह 1855-56 और पाबना 1873 से 76। ये सारे विद्रोह सुमेलित करने में भी पूछे गए हैं, अलग अलग भी पूछे गए हैं। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से हुई थी। तो नील विद्रोह आप ध्यान रखिएगा, ये 1857 के विद्रोह के ठीक बाद में हुआ था, क्योंकि इसकी जो तिथि है वो 1859-60 है, और गोविंदपुर से हुआ था, और ये बंगाल में है, नदिया जिले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, सारावती शिखर नागालैंड, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दंपा क्या मिजोरम में है? पहला बिल्कुल सही है, दंपा मिजोरम में है, और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको मतलब बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। स्थापना क्या, इसको दर्जा दिया गया था। मिजोरम में है, मिजोरम के वेस्ट पार्ट में, पश्चिमी भाग में स्थित है। गुमटी जो है ये त्रिपुरा में स्थित है, और जो सारामती चोटी है शिखर है, भारत के नागालैंड राज्य एवं बर्मा के संगैंग क्षेत्र में ये विस्तृत है। तो इस तरीके से आप देखिए, तो गुमटी यहाँ पर सिक्किम दिया है, और गुमटी होगा कहाँ? गुमटी होगा त्रिपुरा में। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, और पहला और तीसरा सही है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा। सारामती शिखर ये नागालैंड सही है, नागालैंड के साथ में ये बर्मा के संगैंग क्षेत्र में भी विस्तृत है। अगला जो प्रश्न है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है कोडागु और मैसूर जिले में ये विस्तृत है,
और इसी राष्ट्रीय पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है उसी को राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा जनजाति कहां पर निवास करती है? और इस प्रश्न का उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति मूल जनजातीय समुदायों में से एक है। ये टोडा भाषा बोलते हैं, कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है ये टोडा। और विशेष रूप से अच्छी नस्ल की भरपूर दूध देने वाली भैंस पालते हैं ये, यानी कि दूध के शौकीन लोग हैं। पशुपालन से संबंधित और भी कार्य ये करते हैं, पुरुष कार्य करते हैं। और स्त्रियों को ये जो टोडा जनजाति के लोग हैं ये लोग स्त्रियों को अपवित्र मानते हैं। लेकिन एक चीज और है टोडा जनजाति के बारे में, है ना, आप इनके बारे में और क्या जानते हैं? ये कैसी जनजाति है? यहाँ पर मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कैसा समाज होता है, पुरुष प्रधान या महिला प्रधान? ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन नाटमो जिसको बोलते हैं वो कहाँ पर स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय सॉल्ट लेक विधान नगर जिसको बोलते हैं कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, 3 राज्य इसमें दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग ऑप्शन में 3-3 राज्य दिए हुए हैं। सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। सुवर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध बनाया गया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए चांडिल बांध कहाँ बनाया गया है तो सुवर्ण रेखा नदी पर है। खरकाई नदी पर ईचा बांध बनता है और एक बैराज का निर्माण इसी खरकाई नदी पर किया गया है। इससे बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं और मुख्यतः ये पूरी परियोजना देखी जाए तो ये सिंचाई परियोजना है, लेकिन विद्युत उत्पादन भी इसमें किया जाता है। तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होती है? सूर्य पर चली जाती है, चंद्रमा पर चली जाती है, क्या होता है इसमें? जो पृथ्वी के परितः कोई भी कृत्रिम उपग्रह से अगर कोई गेंद गिराई जाएगी तो पृथ्वी के चारों ओर जैसे वो कृत्रिम उपग्रह घूम रहा है उसी तरीके से, उसी के समान ये पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों काटने लगती है? क्योंकि उसमें ऐसे वेग पहले से विद्यमान रहता है, जब वो अलग होगी तो वैसे ही उसी पथ पर वो चलने लगती है। अगला जो प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी, उसकी ज्योति, पृथ्वी से दूरी या उसके ताप से। तो जो भी तारे का रंग होता है तो उसके ताप का सूचक होता है। तारों का रंग और ताप, जैसे नीला तारा 5000 से 50,000 से 28,000 केल्विन, है ना, ऐसे नीला श्वेत तारा 28,000 से 10,000 केल्विन के बीच का जो टेम्परेचर होगा, ऐसे श्वेत तारा, श्वेत पीत तारा, तो सबसे ज्यादा ये नीला का देखिए ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। तो ये तारे के ताप का सूचक होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ये 4 पर्वत दिए हुए हैं, मिले जुले ये नाम है। मैपिंग बहुत जरूरी होती है इसके लिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एपिनाइन। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है और ये लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। और इस पर एक चोटी है माउंट कोर्नो। माउंट कोर्नो जो है ये सबसे ऊंची चोटी है इसकी, है ना, 2914 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एपेनाइन जो है ये इटली में स्थित है। अगर आप ये पेपर दे रहे हैं जीआईसी लेक्चरर का और इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, जीएस की तैयारी और साथ में इसका मटेरियल चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर 6307281212 पर। जीआईसी लेक्चरर एग्रीकल्चर सर्विसेज का जो एग्जाम है उससे संबंधित जीएस का सेम सिलेबस है, तो उसमें मटेरियल और टेस्ट और कंप्लीट आपको एक समझ लीजिए ऐसा गाइडेंस प्रोग्राम ये है जिसमें आपके 40 में से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आप अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो जूल, वाट। तो वाट जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों का जो तापांतर होता है उस तापांतर को व्यक्त करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और ये जो स्थानांतरण होता है हमेशा कैसे होता है? जहां पर अधिक टेम्परेचर होगा वहां से कम टेम्परेचर की तरफ होगा। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो जूल, इनसे तो किया जाता है,
लेकिन वाट जो है ये तापांतर को व्यक्त करती है। तो ये जो पूछा जा रहा है कि कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट हो जाएगी। ये मात्रक जो है ये तापांतर को व्यक्त करता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेजर बीम का उपयोग होता है किस चिकित्सा में? कैंसर, हृदय, आंख, गुर्दा, किसकी चिकित्सा में होता है? तो लेजर बीम का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर चिकित्सा में, कैंसर थेरेपी में किया जाता है। लेजर बीम संवेदनशील शल्य चिकित्सा, कार्निया के प्रत्यारोपण में भी प्रयुक्त की जाती है। और ये किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर, मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अन्य क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कैंसर चिकित्सा में, कैंसर थेरेपी में इसका उपयोग किया ही जाता है। ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो आंख की चिकित्सा में भी ये हो जाएगा, लेकिन आंख में अगर ये दिया होता कि ये जैसे कार्निया का प्रत्यारोपण है ना, तो चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का उसमें भी प्रयोग होता है, लेकिन कैंसर चिकित्सा मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा जो पुरस्कार है, होमी भाभा किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? अगर आपको ये पता है तो आप जान जाएंगे कि ये नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत के जो कार्यक्रम है उसके जनक थे। और इनकी स्मृति में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनको ये पुरस्कार, होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही से क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। अगला जो प्रश्न है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? क्या होता है इसमें? परमाणु उत्सर्जन करते हैं, क्या अवशोषण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करते हैं? तो जहां पर भी कोई रोशनी देगा तो उत्सर्जन ही होगा। सोडियम वाष्प लैंप और पारा वाष्प लैंप में प्रकाश परमाणु उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है ना। सोडियम लैंप के मामले में देखें तो लैंप का तंतु जो फिलामेंट होता है वो तीव्र गति से घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के कारण चिटकता है और सोडियम अणु पर प्रहार करता है, और इसी कारण से संयोजक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उच्चतर ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए उद्दीप्त हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट होता है, और एक वर्णी चमकीले पीले प्रकाश को ये उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये परमाणु उत्सर्जन होता है, ध्यान रखिएगा, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप में। अगला जो प्रश्न है, अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो मंद निश्चेतक के रूप में अस्पतालों में जो गैस प्रयुक्त होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ये जो गैस होती है ये अल्प मात्रा में अगर आपको सुंघा दी जाए तो इससे हंसी उत्पन्न होती है, और इसी गुण के कारण इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। जब चीड़-फाड़ की जाती है, दांत उखाड़ते समय बेहोश करने की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन के साथ इसी को, नाइट्रस ऑक्साइड के मिश्रण को निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये यूपी रीजनल का प्रश्न है, यूपी जो क्षेत्रीय ज्ञान। और पद्मावती सती मंदिर स्थित है कन्नौज में, कन्नौज से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। लाखन की रानी पद्मावती यहाँ पर सती हुई थी, उन्हीं की पुण्य स्मृति में यह बनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा हुआ ये प्रश्न है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद। तो 1907 के बाद में लखनऊ में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो 1907 में सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था कांग्रेस का, ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण था। और 1907 के बाद में, जो 1907 में हुआ क्या ये भी जान लीजिए, गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। इसके बाद 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हुआ। तो सूरत विभाजन के बाद गरम दल का नेतृत्व तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल बोलते हैं, उन्होंने किया, और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हुआ था, तो तभी ये शामिल हुए थे इसमें। ये लखनऊ वाला अधिवेशन था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूरी कहानी आपकी क्लियर हो गई, अब ध्यान रहेगा। अगला जो प्रश्न है, तहजीबुल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो तहजीबुल अखलाक जो पत्रिका थी ये सर सैयद अहमद के संपादकत्व में ये प्रकाशित हुई थी। 1817 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, सर सैयद अहमद खां का। और अपने जीवन में 2 प्रमुख उद्देश्य इन्होंने बनाए थे। एक तो इन्होंने अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंध ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और दूसरा मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने की कोशिश ये कर रहे थे। तो तहजीबुल अखलाक नामक पत्रिका प्रकाशन इन्होंने दिसंबर 1817 में, सॉरी 70 में, 1817 में तो इनका जन्म हुआ था, 1870 में
यानी कि उस समय इनकी उम्र कितनी रही होगी, 53 साल की। तो इन्होंने प्रकाशित की थी, उस समय प्रारंभ किया था। मुसलमानों को बदलती हुई परिस्थितियों से अवगत कराना ये चाहते थे। सर सैयद अहमद खां भी जुड़ा रहता है इनके नाम में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है? कौन सी जनजाति ऐसी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर है बुक्सा। बिजनौर जिले में पाई जाती है और ये उत्तराखंड में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन जैसे हिंदुओं में होता है ना, वैसा इसमें पाया जाता है। तो ये बुक्सा जनजाति है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है? कि स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरु के जो इतिहास है उनको शामिल किया जाएगा और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत को चिन्हित करने वाले साहिबजादा दिवस को सभी स्कूलों में मनाया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो ये सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, कौन सा भारतीय संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? कौन सा भारतीय संगठन ऐसा कर रहा है? ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक। इसरो का नाम आपने सुना है, इसके अध्यक्ष के सिवान है। इन्होंने घोषणा की है कि इसरो अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है। भविष्य में सभी जो परियोजन चरण है उन्होंने ये कहा कि ग्रीन प्रोपल्सन को अपना सकते हैं। इसरो ने स्पेस ग्रेड लिथियम आयन बैटरी भी विकसित की है, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसरो इसका डेवलपमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान किन 2 राज्यों में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान है तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य होंगे, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऐसा हो सकता है क्या? गलत है, अरुणाचल प्रदेश और असम इसमें हो जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान है, इसको हरी झंडी दिखाई गई है। अरुणाचल प्रदेश और असम में 917 किलोमीटर लंबा अभियान और सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम इसमें आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति अभियान मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम और एनडीआरएफ सर के साथ महीने भर का ये अभियान चलाया जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश और असम ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? और इस दिन किसी का जन्म दिवस भी होता है ना, 23 दिसंबर को। जो हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उन्हीं के सम्मान में ये मनाया जाता है, उन्हीं का बर्थडे होता है ना। तो 23 दिसंबर ये तिथि याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये पुरस्कार देखिए, कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार है दूरसंचार से रिलेटेड। तो कौन करेगा? संचार मंत्रालय करेगा। क्वेश्चन में ही कई बार आपको उत्तर मिल जाता है। तो संचार अगर पुरस्कार है तो संचार मंत्रालय करेगा। 2017 में ये पुरस्कार शुरू हुआ था। सफल दूरसंचार क्षेत्र में जो कुशल लोग हैं उनको पहचान देने के लिए उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार संबंधी समाधान लागू करने के लिए सक्षम बनाने हैं, तो ये घोषित किया गया था। तो इस क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है संचार मंत्रालय के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये डेट आपको निकालना है, यानी कि दिन कौन सा था। तो आप इसको निकाल सकते हैं, ये फार्मूला होता है 16 जुलाई 1776 का मतलब 1775 ये वर्ष, 6 महीने और 16 दिन, इस तरीके से इसको करके निकालेंगे तो 1600 वर्षों में 0 विषम दिन, 100 साल में 5 विषम दिन, और फिर इसमें आ रहा है 75 साल, तो 75 साल में 18 लीप वर्ष और 57 साधारण, ऐसे करके आप निकालेंगे तो मंगलवार आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एम टी आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है, एम जो है वो पी से बड़ा है और बाकी जो दो हैं तो उनसे छोटा है। एम टी आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है तो 2 से छोटा है और टी आर से बड़ा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? इसको आप जब सेट करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा टी, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? 7, 56, 447, 3584, 28,672। तो इसमें एक क्रम से संख्या दी होती है, प्रत्येक संख्या अपने पूर्व की संख्या से 8 गुनी है, लेकिन 56 का 8 गुना 448 होता है और यहाँ पर 447 दिया हुआ है, तो यही संख्या गलत हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है,
उनके वेतन में 15, 10 और 20% की वृद्धि होती है क्रमशः। और तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा, तो इसको आप निकालिए। तो ये नया अनुपात जो है 23, 33 और 60 आ जाएगा। वैसे ये 2, 3, 5 है, तो इसको x मान लीजिए या 100 मान लीजिए, और फिर 15%, 10% की वृद्धि कर लीजिए। तो इसको आप जब करेंगे तो नया अनुपात जो आ जाएगा 23, 33 और 60 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है, नार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और मैनेजमेंट ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न भी है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सी है? तो भारतीय मृदा के ये सारे सूक्ष्म तत्व ही हैं, तांबा, लोहा, मैंगनीज और जस्ता। लेकिन जैसे भारत की मृदा देखें तो जस्ता नामक सूक्ष्म तत्व जो है वो सर्वाधिक कमी से गुजर रहा है, इसकी सबसे ज्यादा कमी पाई जा रही है। और प्राथमिक पोषक तत्व देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी कम है, सल्फर भी कम है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में जस्ता, बोरान, तांबा ये सब कम है, लेकिन इसमें जस्ता की जो कमी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा कमी जस्ता की पाई जाती है, जिंक जिसको बोलते हैं। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और आप जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उसका उत्तर दें। अगर आप इस कोर्स में रुचि रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और इसको लोगों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।